Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम ZOO510 का लेक्चर नंबर 57 जो है सेरीकल्चर वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेरीकल्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? सिल्क एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, सिल्क जो है बेसिकली हम रेशम को कहते हैं और रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म का मतलब है कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसकी नशोनुमा करना, उसकी परवरिश करना। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सिल्क वर्म से हम सिल्क हासिल करते हैं और उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ बॉक्स मोरी। ठीक है, तो आज जो लेक्चर है बेसिकली हमने इसका देखना है कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। सेरीकल्चर भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू में देख लें कि हमने सेरीकल्चर की जो है हिस्ट्री देखनी है कि जो हमारा रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म का जो काम है ये कब से स्टार्ट हुआ, सिल्क वर्म जो है वो किस तरह सिल्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी तारीख क्या है ये देखेंगे। और सिल्क वर्म की करैक्टरिस्टिक देखेंगे कि ये कीड़ा जो है कौन सी करैक्टरिस्टिक रखता है, किस पौधे पे नशोनुमा पाता है और कौन कौन सी इसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये मलबरी जो ट्री है उसके ऊपर ये कीड़ा जो है अपनी लाइफ गुजारता है, लाइफ साइकिल इसका वहीं पे होता है और ये कोकन की फॉर्म में भी मौजूद होता है। बेसिकली ये जो कोकन है ये इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है एक, जी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये कोकन जो होता है ये लार्वा के बाद की स्टेज है। जब लार्वा डेवलप होता है तो वो कोकन में चेंज होता है। तो ये कोकन जो होते हैं इस तरह पत्तों में पड़े होते हैं। ये नीचे जो पिक्चर आपको ये वाली नज़र आ रही है ये बेसिकली सिल्क वर्म के अंदर, रेशम के कीड़े के अंदर एक सिल्क फिलामेंट है जो कि बेसिकली बनाता है सिल्क को। ठीक है, रेशम को बनाता है। आज हम पढ़ेंगे वैसे हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, सिल्क की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि सिल्क वर्म से, रेशम के कीड़े से रेशम की जो बनाने की तकनीक थी ये किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की। तो यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है सेरीकल्चर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद कर लेना कि सेरीकल्चर क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज़ नॉन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं, उनकी नशोनुमा करते हैं और उसी से हम सिल्क बनाते हैं। और ये चाइना में शुरू हुई थी आज से तकरीबन 6000 साल पहले। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी ये है कि चीनीज़ ने इनको किस तरह दरियाफ्त किया। चाइना में एक ख़ानदान है जिसका नाम है हान डायनेस्टी। ठीक है, उसके अंदर ये चौ किंग था एक। ठीक है, हान डायनेस्टी एक वैसे ही बादशाही ख़ानदान है जैसा हमारा बरसगीर के अंदर मुगलिया ख़ानदान होता था। जिस तरह मुगलिया ख़ानदान ने बरसों हुकूमत की थी ना, एक ही ख़ानदान के लोग आते गए उन्होंने हुकूमत की। इसी तरह हान डायनेस्टी के भी ना मुख्तलिफ लोग आते गए, उन्होंने मुख्तलिफ सालों में चाइना में हुकूमत की। जिस तरह हमारी मुगलिया ख़ानदान का एक जवाल का और एक तरक्की का पूरा एक एरिया है, एक पूरा जो है इनकी हिस्ट्री है, इसी तरह ये हान डायनेस्टी की भी सेम यही हिस्ट्री है। हान डायनेस्टी में का एक ख़ानदान था, हान डायनेस्टी ख़ानदान का एक बादशाह था जिसका नाम था चौ किंग के दौर में ये जो है सिल्क वर्म की प्रोडक्शन जो है दरियाफ्त हुई कि किस तरह हम बना सकते हैं। तो बेसिकली जो चौ किंग था उसकी जो वाइफ थी ना, ठीक है, जिसे महारानी बोलते थे, उसका नाम था सी लिंग ची। ये जो चाइना के नेम होते हैं इस तरह ये नाम लिखा हुआ है, प्रेसेस सी लिंग ची उसे कहते थे। तो वो क्या थी, वो अपने एक बाग से गुजर रही थी। बेसिकली वो जिस बाग में से, गार्डन में से गुजर रही थी ना, वहाँ पर एक मलबरी ट्री था। मलबरी ट्री के ऊपर कोकन पड़े हुए थे उसके रेशम के कीड़े के। ठीक है, उसके पत्तों पे जब वो उसके नीचे से गुजरी ना, उसके हाथ में चाय थी, तो मलबरी ट्री का जो कोकन था वो उसकी चाय में गिर गया। उसने वो कोकन निकाला, उसने बड़ी हैरानगी से देखा ये क्या चीज़ है जो चमक रही है, इससे रेशेदार सी। तो उसके ज़हन में आया कि क्यों ना हम इस रेशे से हम इस तरह चमकते हुए अपने ड्रेसेस तैयार करें। तो वहाँ से जो था उस रेशम के कोकन से, कीड़े से बेसिकली क्या दरियाफ्त हो गया, सिल्क दरियाफ्त हो गया। तो चाइना ने इसको सिल्क बनाने को जो अमल है, जो तकनीक थी, इसको तकरीबन 3100 साल तक ना इसने छुपाए रखा, किसी को बताया नहीं है। तो चाइना कीप्ड द सीक्रेट ऑफ सेरीकल्चर फॉर 3000 ईयर्स। ठीक है, 300 साल तक किसी को पता नहीं चला कि ये सिल्क किस तरह ये बनाते हैं चाइना। सब जो है इस बात में इंटरेस्टिंग थे कि किसी तरह ये राज हमें पता चल जाए। तो इस तरह कुछ लेजेंड्स थे, लोग थे जिन्होंने ये राज चोरी किया। इनको ये जो होते थे ना मलबरी के, वो जाते थे चाइना में, ठीक है, इस तरह चोरी जाते थे और वहाँ पर इस कोकन को और रेशम के कीड़े को जो है उसके एग्स को चोरी करके स्टोर करके ले आते थे अपने मुल्क में, जिसकी वजह से ये वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। बहुत में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका यहाँ से MCQs बन सकता है कि सेरी जो मलबरी कल्चर है स्प्रेड इन इंडिया बाय 140 BC।
ठीक है। चाइना के बाद इंडिया में जो है सेरिकल्चर का काम शुरू हुआ और वो एक रोड के ज़रिए हुआ जिसे कहते हैं हिस्ट्री जो का रोड है, सिल्क रोड। अब वो रोड क्या है, उस रोड के ज़रिए लोग क्या करते थे, जो ईस्ट से चाइना से चोरी शुदा जो होता था ना सिल्क या एग्स होते थे सिल्क वर्म के, वो चोरी करके ले जाते थे दूसरे मुल्कों में। तो एक जो उसमें सड़क थी, एक रोड था जिसमें लोगों ने चाइना से चोरी करके उसको लेकर गए इंडिया में। तो वो वहाँ पर एक किस्म का वो रोड जो है वो तजारत के लिए इस्तेमाल होने लग गया। तो उस तजारत में इस्तेमाल होने के लिए उस रोड को, इसलिए इसका नाम क्या रख गया, सिल्क रोड। तो बाद में उस सिल्क रोड की लंबाई भी यहाँ पर आपको नज़र आई 6400 किलोमीटर है। और ये रोड है ना, आज भी ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तजारत के मामले के लिए। वहाँ पर जिन लोगों ने कभी भी सिल्क पकड़ते हुए यानी सिल्क को काम को चोरी करते हुए या सिल्क वर्म के जो एग्स चोरी करते थे, उनको सज़ाए मौत दी जाती थी। चाइना से कोई भी ये राज बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि चाइना को ये लगता था कि हमारी तरक्की का राज ये है, हम किसी को बताएंगे तो वो हमसे आगे गुजर जाएंगे। चाइना क्या करता था, देता था सिल्क बना के लोगों को, ठीक है, दूसरे मुल्कों को ट्रेड करता था और बदले में उनसे सोना लेता था। इस तरह चाइना जो है माशी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत और एक जो है ये कह लें कि अमीर कंट्री था उस दौर में। बाद में जो यूरोपियन लोगों थे उन्होंने देखा कि ये चाइना तो बड़ा अमीर होता जा रहा है, ये किधर से लेके आता है। तो उन्होंने ना 2 पर्शियन लोग थे, ठीक है, पर्शियन जो लोग थे वहाँ के जो अम्पायर था, यूरोप का जो बादशाह था, उसने 2 लोगों को बेस बदल के ना तो चाइना में भेजा ताकि वो पता करे कि सेरिकल्चर का राज क्या है। तो उन लोगों ने आके फिर बताया कि किस तरह ये सेरिकल्चर बना रहे हैं, चोरी करके एग्स वहाँ से लेके आए। तो उसके बाद ये ऐसा ऐसा फैलता गया। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के नेम देख रहे हैं। फर्स्ट किंग ऑफ सेल्सी इन्वेड ग्रेस इनटू 747 AD। यहाँ पर साल लिखे हुए, किस साल ने किस बादशाह ने जो है इसको मुतारफ़ करवाया। सेरिकल्चर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूरोप से निकल के फिर फ्रांस में गया, फ्रांस के शहर टॉरस और लॉयन में भी गया। वहाँ पर जो टॉरस और लॉयन के बादशाह थे उन्होंने, जैसे ये हेनरी और जेम्स लिखा हुआ है, इन्होंने इंग्लैंड के अंदर भी सेरिकल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट हिस्ट्री ये है कि सेरिकल्चर जो है वो क्यों उस वक्त रुक गया, वरना आज भी ये बहुत ज़्यादा चाइना में बनाया जाता है। उस वक्त फिर जब 20वीं सेंचुरी आई, उस वक्त फिर वर्ल्ड वार शुरू हो गई तो इसकी थोड़ी प्रोडक्शन कम हो गई। लेकिन बाद में 1940 में इट बिकेम विद द यूज़ ऑफ सिल्क फॉर पेचेंट्स, ठीक है, फिर दोबारा इसकी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। जैसे कि चाइना ने, इंडिया ने और जो है इंग्लैंड ने, ये 3 जो मुल्क थे ये मेन जो प्रोडक्शन एरिया बन गए, ठीक है। पहले सिर्फ चाइना था। चाइना से राज किस ने चुराया, एग्स चुरवाए किन कंट्रीज़ ने, इंडिया और इंग्लैंड ने। तो बेसिकली ये सारी इसकी हिस्ट्री थी, आपने इसको गौर से पढ़ना है। इसमें जो एरा बताया हुआ है कि इस ईयर में ये हुआ था, फ़लाँ कंट्री के बादशाह ने इसको ये किया था, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सिल्क वर्म का वैसे साइंटिफिक नाम है बम्बॉक मोरी। अच्छा, बम्बॉक्स मोरी की जो है ये क्या है, इसकी हम सारी अब देखते हैं कि ये क्या करती है। बम्बॉक्स मोरी जो सिल्क वर्म है, ये पूरी दुनिया में जितना भी सिल्क तैयार हो रहा है उसका 90% जो हिस्सा है वो बम्बॉक्स मोरी से तैयार किया जाता है। ये और इसका क्या इस्तेमाल है कि कॉमन मॉडल फॉर रिसर्च एंड स्टडी। सिल्क वर्म को जो है, इससे हासिल करदा सिल्क को हम अपनी रिसर्च स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सिल्क वर्म बम्बॉक्स मोरी का जो जीनोम था पूरा, उसको डीकोड किया गया था 2004 में और 432 इसका जो है जीनोम साइज़ है। ये अपने MCQs के लिए याद रखना है। और इसके अंदर 3000 जीन्स थे और उनके अंदर कोई होमोलॉजी नहीं थी, यानी 3000 जीन्स जो थे वो, इनमें ये था कि फंक्शन डिफरेंट था, शक्ल उनकी जो है थी फंक्शंस के हवाले से वो सारे के सारे जीनोम जो थे वो डिफरेंट थे। तो सिल्क वर्म क्लासीफाई किए गए थे जिसे हम कहते हैं वोल्टिज़म। वोल्टिज़म का मतलब ये होता है कि एक जो ऑर्गेनिज़म है वो एक साल में कितनी ज़्यादा जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो अपने ऑफ स्प्रिंग की है वो प्रोड्यूस कर सकता है। 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, वो उसकी वोल्टिज़म कहलाती है। अब वो यूनिवोल्टाइन भी हो सकते हैं, बाइवोल्टाइन भी हो सकते हैं और पॉलीवोल्टाइन भी ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिल्क वर्म होते हैं जो यूनिवोल्ट भी होते हैं, यानी एक साल में सिर्फ एक ही जनरेशन पैदा करते हैं। बाइवोल्टाइन यानी एक साल में 2 जनरेशन पैदा करते होते हैं। और पॉलीवोल्टाइन वो होते हैं जो एक साल में 1-2 से ज़्यादा जो हैं वो अपनी जनरेशन से पैदा करते हैं। बम्बॉक्स मोरी की कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, ये उड़ नहीं सकता, ये कैटरपिलर लाइक जब होता है तो ये इसकी कोई रियल लोकोमोशन उसके वक्त नहीं होती, जब ये अपनी एक लार्वल स्टेज में होता है उस वक्त।
इसकी जो फीमेल होती है वो मेल से लार्जर होती है, और जो मेल जो होता है उसका पल्मोसनस जो एंटीना होता है ना नोज़ और हेड के दरमियान पास, वो मेल का बड़ा होता है और फीमेल का छोटा होता है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, तो इसका लाइफ साइकिल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।